हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण का पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने अच्छे से हर एक टॉपिक को समझा था। साथ ही जो लड़के चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे ताकि कोई भी वीडियो आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा। साथ ही जो लड़के आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में कराई जाती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्याय 2 यानी लेसन 2 केमिस्ट्री का अम्ल, क्षार और लवण के बारे में समझा था। आज हम लोग पार्ट 1 के बाद वाले सेगमेंट को अच्छे से समझेंगे, और इसके बावजूद अगर आपको कहीं कुछ डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था, आप लोग को बस ध्यान से सुनना है, समझना है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कि हमारे पाचन तंत्र में पीएच का मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन बताए ही थे इसके बारे में। पीएच, हर चीज़ का एक पीएच मान होता है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये अत्यंत रोचक है कि हमारे उदर, ये मिसप्रिंट है, अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, हमारा उदर अंदर नहीं, उदर मतलब समझ जाइए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये कहाँ होता है, तो आमाशय में एक अम्ल का स्राव किया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। मतलब ये जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि मतलब समझिए पेट में यह उत्पन्न होता है, और पेट में, ठीक है, स्टमक यानी आमाशय में यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। उपज की स्थिति में उत्तरदायी अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। मतलब देखते होंगे कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगता है तो एक पेट में दर्द होता है। तो दर्द का कारण क्या है कि यही HCl जो है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इसका स्राव अत्यधिक होने लगता है, मतलब ज़्यादा होने लगता है, और ज़्यादा होने के कारण ही हमारे पेट में दर्द की अनुभूति होती है। ठीक, इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही हम लोग, यहाँ पे था, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। मतलब अगर ये ज़्यादा होने लगे तो हम लोग, जो मार्केट में आता है एंटासिड, उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि इस अम्ल के काट के क्षारीय प्रवृत्ति का बनाए और हमारे पेट का दर्द ठीक हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग इनो जानते होंगे। इनो आता है 7 रुपये का पैकेट में, कहीं कहीं इसको मार्केट में 8 रुपया भी मिलता है। तो ये मत बोलिएगा कि मेरे यहाँ 7 रुपया में है तो मेरे यहाँ 8 रुपया में है। तो क्या होता है कि पेट में जब दर्द होता है तो हम लोग इनो पी लेते हैं, वो एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, एसिडिटी हो जाना सुने होंगे आप लोग। तो एसिडिटी हो जाता है जब, तो इनो पीते हैं। तो इनो पीने के बाद हमारे पेट का जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्षारीय हो जाता है। क्षारीय होने के बाद पेट का दर्द ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट पे, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मतलब अगर पीएच के मान में ज़्यादा अंतर हो जाता है तो दंत यानी दांत में क्षय होने लगता है, मतलब दांत के परत पे नुकसान होने लगता है। आइए, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, एमसीक्यू के लिए ये सही है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रो, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दांतों का इनेमल। ठीक है, दांतों के ऊपरी परत को इनेमल बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे आराम से समझिए, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल के रूप में बना होता है, जो कि शरीर के सबसे ऊपर कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुल सकता, लेकिन मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, मतलब नुकसान होने लगता है। कितना? 5.5 से कम अगर हुआ मुंह का, हमारे मुंह जो है उसका पीएच मान 5.5 से कम हुआ तो दंत यानी दांत में नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है, भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा यानी चीनी एवं खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मतलब खाना खाने के बाद किसी भी प्रकार का कोई टुकड़ा भोजन का या कोई अवशेष हमारे मुंह में न बचे, इसके लिए अच्छे से कूला कर लीजिए,
ताकि वो चीज़ बाहर आ पाए। मुंह की सफाई के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करने के लिए अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। जो हम लोग दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं कोलगेट का, वह क्या होता है कि हमारे मुंह को जो होता है अम्लीय, उसको बना देता है क्षारीय प्रवृत्ति का। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग अगर ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांत को नुकसान पहुंचने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। ओके, तो याद रखिएगा कि जो दंत मंजन होता है वह कैसा प्रवृत्ति का होता है, तो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मतलब मधुमक्खी अगर डंक मारता है तो क्या होता है, कौन सा अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। ठीक है, मधुमक्खी अगर डंक मारता है तो पहले तो फूल जाएगा, फूलेगा तो चूना लगाओगे तुम लोग। तो क्यों लगाओगे चूना? चीनी क्यों नहीं लगाओगे? नमक क्यों नहीं लगाओगे? ये सब चीज़ समझना बहुत जरूरी है। ठीक, या बेकिंग सोडा लगाते हो यानी खाने वाला सोडा। जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग से आराम मिलता है, निर्टल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ते हैं जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। तो कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथनोइक अम्ल। कौन? हाड़ा, बिरनी, ये सब जो होता है वो जब मारता है तो कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथनोइक अम्ल। नोट कर लो अगर नहीं पता है तो। मेथनोइक अम्ल छोड़ता है कौन? बिरनी, मधुमक्खी, हाड़ा। जिस हम लोगों के बिहार में हाड़ा, मधुमक्खी ज़्यादा, बिरनी ज़्यादा बोला जाता है। तो इससे क्या होता है कि दर्द होगा, दर्द को कम करने के लिए हम लोग खाने वाला सोडा, यानी खाने वाला सोडा किचन में सबके घर मौजूद होगा, उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। आइए नेक्स्ट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लीजिएगा, और नहीं है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। देखो जहाँ इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट है और जैसे इम्पोर्टेंट है उस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बस आराम से पढ़ते जाओ। चलो अगला अगला पेज पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, याद रखना, सीधे क्वेश्चन आता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक एसिड। संतरा में साइट्रिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड यानी अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। खट्टा दूध या दही में लैक्टिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड। चींटी का डंक अभी पीछे बताए हैं, हाड़ा मार देगा कौन? मेथनोइक एसिड। नेटल का डंक मेथनोइक एसिड। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो एकदम, ये इससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन एकदम होगा ही होगा। ओके, चलो आओ आगे से नीचे बढ़ते हैं। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। मतलब लवण यानी नमक, सीधे आ जाओ नमक। अब टाटा साल्ट वाला नमक नहीं, अलग अलग प्रकार के नमक हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चलिए आइए चलते हैं, तो नमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लवण का पीएच मान। तो पीएच मान क्या है, कैसे है, इसको देखते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 होता है। मतलब बरियार अम्ल है, बरियार क्षार है, तो इसका पीएच मान क्या होगा? 7 होगा। यानी ये उदासीन होता है, मतलब न्यूट्रल, ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। कल बताए थे 7 से कम होगा तो अम्लीय प्रवृत्ति का, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय प्रवृत्ति का। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यानी माइनस होगा तो एसिडिक होगा यानी अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा। अब आप बोलेंगे सर 7 ही क्यों? तो यार देखो, हर चीज़ का एक मीडियम होता है, मतलब मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट 7 है बस। अब आओ साधारण नमक। साधारण नमक का मतलब वह नमक जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉमन सॉल्ट बोलते हैं हम। चलो, कॉमन सॉल्ट, इसका सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया के उत्पन्न सोडियम क्लोराइड कहलाता है। मतलब यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लीजिए एक बार, आप लोग अच्छे से, थोड़ा मिटा दे रहा है। चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अभिक्रिया से उत्पन्न जो होता है लवण उसे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl कहते हैं। इस लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। जो घर में तुम्हारा टाटा साल्ट का नमक आता है उसका सूत्र क्या है? NaCl। बिहार बोर्ड सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को पूछता है। ठीक, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं यानी नमक घुले होते हैं। इन लवण से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है और ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के या क्रिस्टल प्रायः उपद्रवों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। मतलब जो बड़ा होता है वह ऊपर की तरफ आ जाता है, जो छोटा होता है वो नीचे की तरफ जाता है। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं? तो खनिज नमक। खनिज नमक तब बनने जब युगों से के व्यतीत होने के साथ साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया हो। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। मतलब ऐसा नहीं कि गए समुद्र में और जो किनारे नमक है उठा के लेके आ गया खाना में डाल दिए। उसका भी बहुत विधि होता है। सफाई होगा, उसमें अलग अलग चीज़ मिलाया जाएगा ताकि वो आपके शरीर पर कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये नहीं कि नमक गए समुद्र से लेके आके हम मार लिए टप दें। ठीक, महात्मा गांधी का दांडी मार्च यहाँ यात्रा है तो उससे उसको नहीं देखना है। बिना मतलब का साइंस में साइंस पढ़ो, इतिहास पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। साधारण नमक रसायन का कच्चा पदार्थ यानी साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के लिए जरूरी है, सबको पता ही है। यहाँ पे बस इतना याद रखो कि साधारण नमक हमारे भोजन में इस्तेमाल होता है जिसका सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसको इंग्लिश में कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है। बस इससे ज़्यादा बिना मतलब का पगलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आइए सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी अलग होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ से पूरा नोट कर लीजिए, पूरा एकदम अच्छे से। ठीक, यहाँ से सोडियम क्लोराइड से लेके ये वाला पूरा और प्रक्रिया कहते हैं। ये उसका समीकरण दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सच में नहीं आएगा। जो बात है क्लियर बता दे रहे हैं, कभी नहीं पूछा है ना पूछेगा। प्रक्रिया याद रखिएगा बस। ये देखिए उसका प्रोसेस बताया गया है पूरा। ठीक, कि किताब में बहुत चीज़ है लेकिन आपको उसी तरीके से तैयारी करना है ताकि आपका एग्ज़ाम के साथ साथ एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। एग्ज़ाम निकालने के बाद विद्वान बनते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। और विरंजक चूर्ण, अगला टॉपिक विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, जलीय सोडियम क्लोराइड जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए कौन से गैस का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा कर दे रहे हैं। तो कौन सा गैस है? क्लोरीन गैस। ठीक, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी CaOH प्लस Cl2 का इस्तेमाल अगर करते हैं तो क्या होता है? CaOCl2 और हाइड्रोजन गैस H2O यानी पानी जल निकलता है। ठीक, अब विरंजक चूर्ण का उपयोग आप लोग जानते ही हैं कि वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन आता है ना, जिस तरह आपका पॉलिस्टर है उसी तरह ये है। विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मध्य एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए। दूसरा है कई रासायनिक उद्योग में उपापचय के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। पानी पीने वाले जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही तीसरा नंबर कि जो जल है उसको साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर में जो क्लोरीन है उसका इस्तेमाल होता है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल अलग अलग छिड़काव में भी होता है। आइए बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, ठीक है, जिसका सूत्र है NaHCO3। याद रखिएगा बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा क्या है, इससे ज़्यादा इसका सूत्र पूछा जाता है और इसका उपयोग पूछा जाता है। ठीक, उपयोग देखिए
बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टर्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है, बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल में मिलाया जाता है और इसका अभिक्रिया ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब आइए दूसरा उसका उपयोग देखते हैं कि दूसरा उपयोग कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहीं एंटाएसिड का एक संघटक है, यानी खाने वाला सोडा भी एक एंटाएसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है। मतलब अगर कभी एसिडिटी हो जाता है आपको, तो आप खाने वाला सोडा भी खा सकते हैं। यह भी पेट में जाके आपके अम्लीय माध्यम को क्षारीय में परिवर्तित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है कि इसका उपयोग सोडा अम्लीय अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक जानते ही हैं, आग लगने पे जो लाल कलर का डब्बा जैसा होता है बुझाने वाला, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक हमको कमेंट में बताइए कि इसमें कौन सा गैस भरा होता है, लेकिन वह किसके रूप में होता है, तो पाउडर के रूप में होता है। अग्निशामक जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें कौन सा गैस ठोस अवस्था में यानी पाउडर की अवस्था में पाया जाता है। आइए धोने वाला सोडा को देखते हैं, जिसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। सबसे ज़्यादा क्या है, क्या कहा जाता है और उसका सूत्र और उसका उपयोग, यही आपको देखना है। तो खाने वाला सोडा के बाद धोने वाला सोडा है, जिसका सूत्र आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब कैसे प्राप्त किया जाता है ये बहुत रेयर ही पूछता है, नहीं पूछेगा। इसका उपयोग आपको देखना है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा उसका उपयोग है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा उपयोग सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। ओके, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, धोने वाला सोडा। इसका सूत्र क्या है, NaHCO3.10H2O। यहाँ पे आपको अभी दिखाए हैं हम, देखिए। ठीक, चीज़ों को बस ध्यान से समझते चलिए, सुनते चलिए। आइए, ये क्रियाकलाप, आपको क्रियाकलाप नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं POP। इसका सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, CaSO4.12H2O। याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O। सबसे ज़्यादा इसका सूत्र पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब इसका उपयोग हम लोगों को देखना है, तो उपयोग नेक्स्ट पेज पे है। यहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका उपयोग दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे NCERT में इसका उपयोग नहीं दिया है। आपके घर में जो सफ़ेदी होता है, पेंटिंग होता है, वो जो आप उस जिसे POP बोलते हैं, ठीक है, POP होता है, तो POP में इस्तेमाल इसी का होता है। उसके साथ साथ अगर किसी का हड्डी टूट जाता है तो जो प्लास्टर होता है उसमें जो सफ़ेद कलर का चूना आप देखते हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो हड्डी के टूटने के समय जब प्लास्टर होता है तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका उपयोग ध्यान में रखिएगा कि घर में सफ़ेदी के समय भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आपको देखना है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से आपने क्या सीखा, तो जो चीज़ें मैंने शुरू से लेकर अभी तक बताई हैं वही चीज़ें यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक, अगर इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। आप भी एक नज़र उस पर, बस इस पॉइंट को एक एक नज़र आपको देख लेना है। ठीक, जो चीज़ हम उधर बताए हैं वही चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि हमारे दैनिक जीवन में उद्योग में एवं उद्योगों में लवण की कई उपयोग है। तो अब खाने वाला सोडा है, धोने वाला सोडा है, एक हमारे घर में जो इस्तेमाल होता है सोडा नमक वो है,
तो अलग अलग रूप में अलग अलग उसका इस्तेमाल है। तो उसी चीज़ को बताया गया है। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में क्लास ख़त्म होने के कुछ देर के बाद भेज देंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक रहा। इसका एमसीक्यू आपको खुद से करना है, नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा, हम आपको करवा देंगे अलग से। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ ध्यान देना है वो ये है कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग इसका करेंगे क्या, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कब आएगा, इसका नोटिस आपको क्या, नोटिस कहाँ, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा और वो क्लास आपको लाइव होगा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव का जो भी क्लास होता है वो लाइव होता है। सारे कमेंट्स में देख रहा होता हूँ और कौन लड़का कितना सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहा है, हर एक चीज़ पे मेरा नोटिस होता है। और जो लड़का पढ़ रहा है और वो कोई कमेंट करता है तो सबसे पहले मैं उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि वो लड़का सिंसियर है। ओके, साथ ही आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तीनों सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही एक रिक्वेस्ट यही है कि सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे, पढ़ना है तो शेयर के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में कराई जा रही है। तो अब पढ़ने में आपको क्या समस्या है, तो रिक्वेस्ट है मेरा आप लोग से प्लीज़। और क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। एकदम सिस्टम से बढ़िया से पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं होगा। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अब हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले क्लास के में, लाइव सेशन होगा उसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।